23 है ना, 23, 11, 20। हमको पढ़ना है समूह 17 के तत्व। इन्हीं तत्वों को हम हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका है NS2Np5, यानी इनके बाह्यतम कोश में कुल 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में और 5 जो है वो p कक्षकों में पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व हैं इसमें और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये भी हम देखेंगे। तो इसमें कुल 5 तत्व हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। परमाणु क्रमांक इसका 9 है। 8 जोड़ दीजिए तो 17, 18 जोड़ दीजिए तो 35 हो जाएगा, एक बार और 18 जोड़िए तो 53 और फिर 32 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। आखिरी तत्व रेडियो सक्रिय है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p5, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब अगले वाले में हम आर्गन लिख देंगे तो हमको यहां तक 3p6 तक पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3d10, 4s2, 4p5। इसके बाद क्रिप्टॉन लिख देंगे तो 4p6 तक नहीं लिखना पड़ेगा, 4d10, 6s2, 6p5। जेनॉन लिख देंगे तो हमको 6p6 तक नहीं लिखना पड़ेगा, 4f14, 5d10, 6s2, 6p, सॉरी यहाँ 5s होगा और यहाँ 6p5। ये हमारा हो गया। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश को देखने पे एक बात क्लियर है कि इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इन सब को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए ये बेहद क्रियाशील होंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा सरल उदाहरण बता दूं। सबसे पहले इसका नाम हैलोजन क्यों है? ग्रीक भाषा में हैलस शब्द का मतलब होता है लवण और जैन का मतलब होता है निर्माण करने वाला। तो आप ढेर सारे लवण देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम का ले लीजिए, अमोनियम का ले लीजिए, कैल्शियम का ले लीजिए, यानी इस समूह के तत्व धातुओं के साथ जुड़कर लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें लवण निर्माता या हैलोजन कहा जाता है। अब आते हैं हम इनके सामान्य गुण के बारे में। तो पहला गुण है भौतिक अवस्था। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं करना है। भौतिक अवस्था की बात करें तो इस समूह के लगभग सभी तत्व अधातु हैं, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है और आयोडीन वाष्पशील ठोस होता है, यानी कि ठोस तो है पर खुले में रख दो तो उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है धात्विक गुणों के बारे में बात करें तो इस समूह के तत्वों में धात्विक लक्षण हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह समूह पूर्णतः अधात्विक तत्वों का है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षणों में थोड़ा थोड़ा वृद्धि होती जाती है। ठीक है, अब आते हैं रंग। इस समूह के सभी तत्व रंग प्रदर्शित करते हैं। अगर हम देखें तो फ्लोरीन पीले रंग की गैस है,
क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस है, ब्रोमीन ब्राउन या कत्थई कलर का द्रव होता है, आयोडीन बैगनी रंग का होता है। तो ये रंग क्यों है? इसका कारण ये है कि इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब प्रकाश पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। तो याद रखिए, कोई भी चीज रंगीन तभी होगी जब उसका बाह्यतम कोश या उसका कोई इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, उसके पड़ने पर उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाए, तभी कोई चीज हमको रंगीन दिखाई देती है। आते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको आप देखो तो -1, +1, +3, +5, इवन +7 तक दर्शाते हैं। तो एक प्रश्न आया कि भाई फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों दर्शाता है, ज्यादा वाली क्यों नहीं दर्शाता है? इसका कारण क्या है, हम इसको दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो यहां लिखा हुआ है, उसके आधार पे हम अगर बॉक्स बनाएं तो फ्लोरीन अपने समूह का पहला तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन ही क्यों, पहले सारे हैलोजन के बारे में बात करते हैं। सभी हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा भरने के लिए इनको सिर्फ एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये आसानी से दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं और -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ऋण 1 तो सभी करेंगे। अब आता है फ्लोरीन सिर्फ -1 क्यों करता है? इसके दो कारण हैं। फ्लोरीन अपने समूह का पहला तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता न केवल इसके समूह में बल्कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को कोई और तत्व आकर्षित नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते। इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके अयुग्मित नहीं कर पाता है या अपनी संयोजकता को बढ़ा नहीं पाता है। इसलिए ये केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। दूसरा, अगर हम क्लोरीन व अन्य के बारे में बात करें तो इनके बाह्यतम कोश में क्या है? रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी सर्वाधिक नहीं है, बहुत फ्लोरीन की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसलिए रिक्त डी कक्षक होने पर आवश्यकता अनुसार ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देखो, मूल अवस्था में -1 व +1 अवस्था प्रदर्शित करेंगे। उत्तेजित कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर दो आप, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया sp3d संकरण, और इसमें ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अगर एक और को उत्तेजित कर दें तो +5 करेगा, एक और को उत्तेजित कर दें तो +7 करेगा। इस तरीके से ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। +5 और एक उत्तेजित कर दो तो +7 भी प्रदर्शित करता है। अब आते हैं आयनन विभव। इस समूह के तत्वों का आयनन विभव
उत्कृष्ट गैसों के अलावा बाकी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, इस समूह के तत्व अपने अपने आवर्त में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। फ्लोरीन इन सब में, सारे आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये एक महत्वपूर्ण गुण है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है उसको समझेंगे, लेकिन पहले देखें। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है जब हम किसी तत्व पर, तत्व के परमाणु पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बदले में ये कुछ ऊर्जा बाहर निकालता है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोई परमाणु कितनी आसानी से बाहर का एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जितनी आसानी से लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होगी। अब ये बात कि वो कितनी आसानी से लेगा ये निर्भर करती है नाभिक के आकर्षण पे। तो इस आधार पे हमने अनुमान लगाया कि भाई सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये बात यहां तक तो सही है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा नहीं होती, कम होती है। अब प्रश्न आया, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन आया। तो हम देखेंगे कि देखिए फ्लोरीन के यहां पे उत्तर है आपका। फ्लोरीन अपने समूह का पहला तत्व है। इसके बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते। इसका परमाणु आकार समूह में सबसे छोटा होता है और इस कारण से जब कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो इसके पास खाली कक्षक नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, फ्लोरीन अपने समूह का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु आकार समूह में सबसे छोटा होता है और बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक पाए नहीं जाते, रिक्त कक्षक नहीं होते। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को आना होगा उसके पास कौन सी जगह है? ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जगह ही नहीं है। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 5 भरा हुआ है। तो आने वाले के लिए सिर्फ ये जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक जगह है जहां एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है, इस कक्षा में, और वहां पर भी पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश है जो वो भी इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी ऋणावेशित है, आने वाला भी ऋणावेशित है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पहले से पाए जाते हैं उनसे प्रतिकर्षण महसूस करता है, उनसे प्रतिकर्षण महसूस करता है, आने नहीं देते उसको आसानी से, और इसलिए उसका अंदर आना कठिन हो जाता है। वो बहुत आराम से अंदर नहीं आ पाता और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो आप देखो कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक होते हैं। अब रिक्त डी कक्षक होने के कारण क्या होता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन क्यों यहां आएगा? उसके पास बहुत खाली जगह है, वो इनमें कहीं भी घुस जा सकता है। यानी क्लोरीन के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से खाली कक्षकों में स्थान ले लेता है और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। तो ये कारण आपको अच्छी तरह लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बंध दूरी तथा वियोजन ऊर्जा। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम जगहों पे डिटेल किया जाता है। बंध दूरी और तथा बंध वियोजन ऊर्जा।
देखो हमने ये पढ़ा है कि फ्लोरीन का परमाणु आकार सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, इस तरीके से समूह में नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है। इसलिए बने हुए बंध की लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां से यहां बंध की लंबाई कम है, यहां बंध की लंबाई ज्यादा है, यहां बंध की लंबाई और ज्यादा है। इसका मतलब हम जैसे जैसे हैलोजन समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, इसके अणु में इनके परमाणुओं के बीच बने बंध की लंबाई क्रमशः बढ़ती जाती है। डाटा भी दिया हुआ है, फ्लोरीन के लिए 143 पीएम है, क्लोरीन के लिए 199, ब्रोमीन के लिए 228 और आयोडीन के लिए 266, तो बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जो बंध जितना छोटा होता है वो उतना मजबूत होता है, तो मजबूत बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो हमारे अंदाजे से यहां पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर ये कम, ये और कम और ये और कम। यानी बंध तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा लगनी चाहिए कहां, फ्लोरीन में। लेकिन फिर मामला गड़बड़ है। यहां ये बात क्लोरीन और नीचे के लिए ठीक है। क्लोरीन के लिए मान है 242, फिर 192, 151, 242, 191, 192 और 151। तो ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटता है, ये बात यहां तक तो सही है। यहां इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां इससे कम होता है, 158। अब ये गड़बड़ कैसे होगी कि फ्लोरीन के बंध की लंबाई समूह में सबसे छोटी है, बिल्कुल ठीक, तो इसके बंध ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये मान क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि फ्लोरीन बहुत छोटे आकार का होता है। फ्लोरीन का परमाणु आकार समूह में बहुत छोटा होता है और इसके बाह्यतम कोश में, जो कि छोटा सा कोश है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की सघनता, इलेक्ट्रॉन का घनापन ज्यादा होता है। तो जब दो परमाणु परस्पर क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो इनके बाकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अधिक घनत्व, इलेक्ट्रॉन के अधिक घनत्व होने के कारण बंध बनने के बाद फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के बीच, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि वो नजदीक आ गए। नजदीक आने से प्रतिकर्षण हुआ, तो प्रतिकर्षण क्या करता है, बंध को कमजोर कर देता है, बंध को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से इसके बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए था, होता नहीं, कम हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक किसको कहते हैं? जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित करे, और ये मान सीधा सीधा विद्युत ऋणात्मकता पे निर्भर करता है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, इसलिए ये प्रबल आक्सीकारक है। फिर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, वो थोड़ा दुर्बल आक्सीकारक है। तो जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे हमारे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, वैसे वैसे इनकी आक्सीकारक क्षमता का मान भी घटता जाता है। चलिए, ये तो हो गया भौतिक गुणों के बारे में, 2-3 प्रश्न हमने पढ़ लिए। अब आते हैं इनके हाइड्राइड के, समूह 17 के हाइड्राइड या हाइड्रा अम्ल भी कहते हैं इसको। समूह 17 के हाइड्राइड या हाइड्रा अम्ल। तो समूह 17 के तत्व HX प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, ये 4 सभी जानते होंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब और क्या जानना
जानना है इनके बारे में, तो इनकी भौतिक अवस्था। पहला, HF द्रव है, अन्य सभी गैस है। आपको लग रहा होगा HCl द्रव है, क्योंकि लैब में HCl पाया जाता है। नहीं नहीं, लैब में जो HCl है वो पानी में घुला हुआ होता है, विलयन है HCl का, HCl नहीं है। सिर्फ HF द्रव होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बंध प्रबलता से वियोजित होता, प्रबलता से ध्रुवित होता है, जिसके कारण HF के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और यह हाइड्रोजन बंध इसके अणुओं को आपस में जोड़ के रखता है, जिसकी वजह से HF द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसलिए वो सब अलग अलग हैं, तो गैस के रूप में होते हैं। पहला। दूसरा, अम्लीय प्रबलता। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो अम्लीय प्रबलता के पहले मैं थोड़ा सा आपको स्थायित्व समझा देता हूं। तापीय स्थायित्व। ये पिछले बार पढ़े हुए जैसा ही है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे, परमाणु का आकार, हैलोजन परमाणुओं का आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और परमाणु आकार बढ़ने के साथ हाइड्रोजन के साथ बने बंध की लंबाई भी बढ़ती जाती है, और बंध की लंबाई बढ़ेगी तो बंध दुर्बल होता जाएगा। बंध दुर्बल होता जाएगा तो बंध का टूटना आसान होता जाएगा। इसलिए यहां HF में बंध को तोड़ना क्या है? कठिन है। तो HF का तापीय स्थायित्व ज्यादा है, HCl का कम है, HBr का और कम है, और HI का सबसे कम है। ये हो गया। तो अब हम यहां देखेंगे तीसरा गुण, अम्लीय प्रबलता। सबसे पहली बात ये समझेंगे कि इस समूह के सभी हाइड्राइड अम्ल हैं। सभी हाइड्राइड क्या है? अम्ल हैं। और जल में डालने पर अगर आप HX को पानी में मिलाएं तो इस तरीके से ये आयनित हो जाते हैं, H3O+ और X- के रूप में आयनित हो जाते हैं। ठीक है ना? अब अगर हम यहां देखें तो अम्लीय प्रबलता के बारे में, तो इससे ये क्लियर होता है कि इस समूह के सभी हाइड्राइड अम्लीय हैं। अब ये जानना है कौन ज्यादा ताकतवर अम्ल है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत 11वीं में पढ़ा होगा आपने, अगर ठीक से पढ़ा है तो। उन्होंने कहा प्रोटॉन दाता अम्ल होता है, तो जो आसानी से प्रोटॉन या H+ को दे देगा, निकाल देगा, वो ज्यादा ताकतवर अम्ल है। अब यहां देखो, बंध कहां जल्दी टूट रहा है? HI में। HI में बंध जल्दी टूटेगा, मतलब H+ जल्दी बाहर निकल जाएगा, इसलिए HI सबसे प्रबल अम्ल होता है इन सब में। तो अम्लीय प्रबलता में HF दुर्बल, सबसे दुर्बल अम्ल है, HCl उससे प्रबल, HBr उससे प्रबल, और HI सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्योंकि, फिर से यही वाला कारण दे देना, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और हाइड्रोजन के साथ बने बंध की लंबाई बढ़ती जाती है, जिससे बंध की प्रबलता घटती है, बंध की मजबूती कम हो जाती है। और बंध जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा, वहां से हाइड्रोजन का टूटकर H+ के रूप में निकलना आसान हो जाता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं इनके ऑक्सी अम्ल। अगला अम्ल हम देखेंगे हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल मतलब ऑक्सीजन युक्त अम्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हैलोजन परमाणु या हैलोजन तत्व 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? तो मैं यहां नाम लिखता हूं।
यहां सूत्र, सामान्य सूत्र देखते हैं कि क्लोरीन बनाता है या नहीं, क्लोरीन बनाता है या नहीं, ब्रोमीन बनाता है या नहीं, आयोडीन बनाता है या नहीं। ठीक है, तो पहला हमारा अम्ल है हाइपोहेलस अम्ल। अगर क्लोरीन का अम्ल होगा तो हेलस की जगह क्लोरस हो जाएगा, ब्रोमीन का होगा तो ब्रोमस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआइडस। इसका सूत्र है HXO। H एक हेलोजन एक ऑक्सीजन। फ्लोरीन नहीं बनाता, ये बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है और आयोडीन भी बनाता है। ठीक है, दूसरा अम्ल है, हाइपो शब्द हटा दो, सिर्फ क्या हो जाएगा, हेलस अम्ल। और सूत्र में एक X को और एक O को और जोड़ दो, ये नहीं बनाएगा, ये बनाता है। इनके अम्ल अभी तक ज्ञात नहीं है, ये बनाते होंगे हमारा अनुमान है, पर अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है तीसरा, हैलिक अम्ल। HXO3, हेलो, फ्लोरीन बिल्कुल नहीं बनाता, क्लोरीन बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है, आयोडीन भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है चौथा अम्ल, परहैलिक अम्ल। HXO4, फ्लोरीन नहीं बनाता, क्लोरीन बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है और आयोडीन भी बनाता है। ठीक है, तो ये सारे लोग बना रहे हैं, हमने देखा। तो अब बारी आती है कि इसमें हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। HXO में +1 है, HXO2 में +3 है, +5 है और +7, दो बढ़ाते जाएंगे अपन। तो ये तो अम्ल हो गए। अब इतने से तो बात नहीं बनेगी, अब हमको दो चीजें जाननी है। ऑक्सी अम्लों की प्रबलता, ऑक्सी अम्लों की प्रबलता, इसको हम दो रूप में देखेंगे। कैसे? पहला देखेंगे, एक ही तत्व के अलग अलग ऑक्सी अम्ल अगर हैं तो कौन ज्यादा प्रबल है। ठीक है, जैसे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक, वास्तव में जैसे जैसे केंद्रीय हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे OH बंध से इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी बढ़ती है, यानी कि OH बंध का ध्रुवण बढ़ता जाता है। तो सरल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे ऑक्सी अम्ल में केंद्रीय हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे अम्लीय प्रबलता भी बढ़ती जाती है। तो इन चारों में सबसे प्रबल अम्ल 4 ऑक्सीजन वाला होगा। अब दूसरा, एक ही जैसे अलग अलग ऑक्सी अम्ल, अलग अलग तत्वों के ऑक्सी अम्ल हो, जैसे HClO, HBrO या HIO। आप 2 वाला ले लो तो सभी का 2 वाला लेना, 2 ऑक्सीजन, सभी का 3 वाला या सभी का 4 वाला। तो इन सब में केंद्रीय हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था एक जैसी है। तो इसका मतलब हुआ समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले विभिन्न हैलोजनों के ऑक्सी अम्लों की प्रबलता समूह में ऊपर से नीचे आने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता घटने के साथ घटती जाती है।
तो सबसे प्रबल होगा HClO, फिर HBrO, HIO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सी अम्लों की प्रबलता। अब बारी आती है फ्लोरीन का असंगत व्यवहार। तो इसके पहले कि फ्लोरीन का असंगत व्यवहार पढ़े, मैं आपको संरचना भी बता देता हूं किसी भी एक की। ठीक है, देखिए होता यह है कि अगर हम HClO के बारे में बात करें तो यहां क्लोरीन sp3 संकरित होता है, 3 जगह लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और एक जगह OH होता है। ऐसा आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, या फिर इसी को दूसरे तरीके से बनाने का जो तरीका दिया गया है कि चूंकि H+ आयनित हो जाता है तो बचता है जो वो क्या है Cl, एक जगह ऑक्सीजन लगा दो, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर ऋणावेश लगाओ और सामने H+ लिखो। दोनों ही सही है, दोनों ही संरचनाएं क्या है, सही। इसी तरीके से HClO2 अगर आप करें तो सही संरचना जो है इसकी ClOH या O' ऐसे H कर लो, एक जगह O, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, लेकिन हम कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं शो करते, टेक्निकली डबल बॉन्ड होता है, और बाकी जगह क्या होगा, लोन पेयर। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड की जगह सही मायनों में अष्टक तो पूरा हो चुका है, तो डबल बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती, तो आप यहाँ उप सहसंयोजक बंध भी बना सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जगहों पे संरचना को इस रूप में दर्शाया जाता है H+ Cl। अब 2 जगह ऑक्सीजन लगा देना, HClO3 में 3 जगह लगा देना, HClO4 में 4 जगह लगा देना है। अब बारी आती है फ्लोरीन का असंगत व्यवहार या असामान्य व्यवहार। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरे चैप्टर में जो 4-5 क्वेश्चन बन के तैयार हुए उन सब में हमने देखा कि समूह के तत्व ऐसा करते हैं और फ्लोरीन कुछ और कर रहा है, यानी फ्लोरीन अपने समूह के बाकी तत्वों से गुणों में कुछ असमानताएं प्रदर्शित करता है। ये असमानताएं 3 कारणों से है, पहले बता चुका हूं, सबसे छोटा परमाणु आकार, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, और लास्ट पॉइंट है कि इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते, इसके बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षकों का अभाव। क्या क्या असमानताएं प्रदर्शित हुई, तो पहला, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। तीसरा, हमने ये देखा कि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए लेकिन क्लोरीन से कम होती है। फिर हमने देखा कि सामान्य तौर पे एक और बात देखेंगे आप कि फ्लोरीन प्रायः एक उप सहसंयोजक यौगिक है, समन्वय संख्या 1, और सहसंयोजक से अधिक कभी नहीं होती। तो मतलब फ्लोरीन केवल एक ही बंध बना पाता है, कुछ भी कर ले, इससे ज्यादा नहीं बना पाता। इसके अलावा HF जो है फ्लोरीन का एक यौगिक, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता। तो कुछ यौगिक हैं, आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए। अब ये था 17वां समूह समाप्त। तो पी ब्लॉक के बारे में जो जानकारियां आपको चाहिए थी मोटे मोटे तौर पे, जितनी आपके बुक में है, वो हमने डिस्कस कर ली। अब बारी आती है कुछ यौगिकों के बारे में डिस्कस करने की, जिनमें कुछ यौगिक अभी आज मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आज मैं केवल आपको नाम बताता हूं। डाइबोरेन, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद डाइबोरेन के बाद उच्चतर बोरेन के बारे में थोड़ा बहुत है। टेट्राबोरेन की संरचना के बारे में डिस्कशन है। बोरेजीन या बोरेजोल करके है, जिसको हम अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में है। फिर बोरोहाइड्राइड है, फुलेरीन है, फुलेरीन की संरचना थोड़ी बहुत देखना है। कार्बाइड्स में हमको
इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स के बारे में जानना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, सिलिकेट्स की संरचनाएं जाननी है, और हैलोजन के क्षारकीय गुण, अंतर हैलोजन यौगिक पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा अलग अलग टुकड़ों में दे दिया है, तो मैं आपको आज जो बताऊंगा, चूंकि हैलोजन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। वो है अंतर हैलोजन यौगिक, फिर संरचनाएं इसकी रह जाएंगी। हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अंतर हैलोजन यौगिक। समूह 17 के तत्वों की एक और खास बात है कि ये आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो ऐसे यौगिक या ऐसे द्विअंगी यौगिक, द्विअंगी मतलब दो ही चीजें होनी चाहिए, परमाणु ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सिर्फ दो तत्व होने चाहिए, तीसरा तत्व इसमें नहीं होगा। तो ऐसे द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक जो दो अलग अलग हैलोजन परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। तो दो भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणुओं से मिलकर बने द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये आपस में क्यों क्रिया कर रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि हैलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसमें जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो धन स्पीसीज की तरह, और जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं वो ऋण स्पीसीज की तरह कार्य करते हैं। यानी रासायनिक क्रिया जब होती है, मान लो आयोडीन और फ्लोरीन के बीच हो, तो आयोडीन धन बनाएगा, फ्लोरीन ऋण बनाएगा। आयोडीन और क्लोरीन के बीच हो तो आयोडीन धन बनाएगा, फ्लोरीन ऋण बनाएगा। आयोडीन ब्रोमीन के बीच हो तो ये ऋण बनाएगा। मतलब जो ऊपर की ओर है वो ऋण वाला बनाता है, जो नीचे पाया जाएगा वो धन वाला। अब अगर मान लो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच क्रिया हो रही है तो फ्लोरीन ऋण बनाएगा, क्लोरीन धन बनाएगा। तो रासायनिक क्रिया के दौरान कम विद्युत ऋणात्मक हैलोजन धनात्मक स्पीसीज और अधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन ऋणात्मक स्पीसीज की भांति व्यवहार करता है। ये आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं जो ध्रुवित होता है, जो ध्रुवीय होता है आंशिक रूप से, ठीक है ना। अब कैसे यौगिक बनते हैं? तो ये 4 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसमें कम विद्युत ऋणात्मक या धनात्मक स्पीसीज की तरह कार्य करने वाले हैलोजन का एक परमाणु ऋणात्मक स्पीसीज की तरह कार्य करने वाले हैलोजन के परमाणुओं की विषम संख्या से कार्य करता है। ध्यान रखेंगे। तो AX बनेगा, AX3 बनेगा, AX5 बनेगा और AX7 बनेगा। जहां A कम विद्युत ऋणात्मक है और X अधिक विद्युत ऋणात्मक, जैसे ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr आदि। AX3 में ClF3, BrF3, BrCl3, ICl3, IF3, IBr3, ढेर सारी चीजें हो सकती है। Cl, अच्छा 5 वाले में 2 ही है, BrF5 और IF5 और यहां IF7। ये अंतर हैलोजन यौगिक है। अब अगली क्लास में हम इसकी संरचना पढ़ेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक होगा मैं वो पढ़ाऊंगा। सारे यौगिकों को बताने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको डाइबोरेन बता दूंगा, बोरेजीन बता दूंगा, 2 कंपाउंड